नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद श्रेया। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड का जन्म और पृथ्वी का विकास। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक छोटे से बिंदु से लेकर हमारी पृथ्वी पर जीवन आने तक का पूरा सफर कितना सिनेमैटिक और इंटरेस्टिंग रहा है। हाँ बिल्कुल। और आज हम 14 स्लाइड्स के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी आसान भाषा में दिमाग में सेट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं पहली स्लाइड में क्या है। यहाँ एक 3D स्फेयर टूट रहा है और उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है। ये ब्लास्ट जैसा क्या है? ये 13.7 बिलियन साल पहले का बिग बैंग है। पर ध्यान रहे, ये कोई बॉम्ब जैसा ब्लास्ट नहीं था। बिग बैंग थियरी के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल एटम या लघु गोलक था। फिर इस भयानक विस्फोट के बाद ऊर्जा पदार्थ में बदली और ब्रह्मांड फैलने लगा। अच्छा, मतलब स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा था, है ना? सही पकड़ा। और इस पूरी प्रोसेस का सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट ये है कि विस्फोट के पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बन गया था। वेट, सिर्फ 3 मिनट में? ये तो बहुत फास्ट है। पर इतने पुराने इवेंट का हमारे पास प्रूफ क्या है? इसका सबूत एडविन हबल ने दिया था। 1920 में उन्होंने इस एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का प्रूफ दिया था। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है, ध्यान से सुनना। नेबुला हाइपोथेसिस ग्रहों के बनने से जुड़ी है और बिग बैंग पूरे ब्रह्मांड के बनने से। राइट, जैसे ईंट से एक घर बनता है और बहुत सारे घरों से पूरा शहर। ठीक वैसे ही ये दोनों थ्योरी अलग अलग स्केल की है ना? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, जहाँ सफर ब्रह्मांड से हमारे सौर मंडल पर आता है। दूसरी स्लाइड की इमेज में एक घूमता हुआ नेबुला और आग का गोला, यानी अपना ग्रह दिख रहा है। ये सूरज और बाकी ग्रह आखिर बने कैसे? ये कहानी लगभग 5 से 6 बिलियन साल पहले की है। हाइड्रोजन गैस के बादलों, जिसे नेबुला कहते हैं, उसमें ग्रेविटी बढ़ने से तारों का जन्म हुआ। और बची हुई गैस का क्या हुआ? सूर्य के आसपास वही गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क बन गई। फिर ग्रहणों या प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराकर छोटी चट्टानों में बदले और इन्हीं के जुड़ने से आज के ग्रह बने। यहाँ एग्जाम अलर्ट ये है कि ऑटो श्मिट और कार्ल वाइसेकर ने यह संशोधन दिया था कि सूर्य शुरू में हाइड्रोजन, हीलियम और धूल से घिरा था। क्या ये धूल के कण उस वक्त के लेगो ब्लॉक्स की तरह थे, जिनसे जुड़कर पूरी पृथ्वी खड़ी हो गई? हाँ बिल्कुल, वही मैकेनिक यहाँ काम कर रहा था। छोटे ब्लॉक से विशाल ग्रह बन गए। अच्छा, अब समझ आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि ये ग्रह कैसे सिस्टमैटिक हुए। तीसरी स्लाइड में सूर्य और लाइन से लगे हुए 8 ग्रह दिख रहे हैं। सूर्य इस गुरुत्वाकर्षण प्रणाली का सेंटर और एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के करीब हैं, चट्टानी हैं और इनका घनत्व अधिक है। और जो बाह्य ग्रह हैं या जोवियन प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, वो आकार में विशाल हैं और गैस या तरल से बने हैं, है ना? एग्जैक्टली। और इनका ऑर्डर याद रखने की एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जिससे ऑर्डर आसानी से याद रहे। ये ट्रिक तो बहुत यूजफुल है, पर एग्जाम के हिसाब से एक डाउट है। ये आंतरिक ग्रह ठोस क्यों है और बाहरी ग्रह गैस वाले क्यों रह गए? ये एक लंबा यूपीएससी कॉन्सेप्ट है। असल में सूर्य की गर्मी और तेज सोलर विंड्स ने पास के ग्रहों की गैस उड़ा दी थी, जबकि दूर के बाह्य ग्रहों की गैस बची रही। ओह वाह, सोलर विंड्स का इतना बड़ा असर। अब चलते हैं चौथे स्लाइड पर। इस इमेज में पृथ्वी और शुक्र तराजू पर है। प्लूटो एक रेड क्रॉस मार्क के अंदर है और एक रिंग्स वाला ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार और आकृति एक जैसी है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। पर एक ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? आकार एक जैसा होने के बावजूद वहां जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। और प्लूटो की बात करें तो अगस्त 2006 में आईएयू ने प्लूटो और सेरस को ग्रह की कैटेगरी से हटाकर बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया। ये एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। अब सौरमंडल में सिर्फ 8 मुख्य ग्रह हैं। अच्छा, और ये रिंग्स वाला कॉन्सेप्ट, रिंग सिर्फ शनि में नहीं होते क्या? नहीं, रिंग्स बल्कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों में पाए जाते हैं। और उपग्रह के मामले में बुध और शुक्र का कोई मून नहीं है, जबकि पृथ्वी का एक और मंगल के 2 मून्स हैं। अब अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं और समझते हैं पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने को। 5वें स्लाइड की इमेज में पृथ्वी का एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ दिखाया गया है, एक प्रोट्रैक्टर के साथ।
घूर्णन या रोटेशन का मतलब है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना, जिसमें 24 घंटे लगते हैं। दिशा वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए हमें सूरज हमेशा ईस्ट से उगता दिखता है। और इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं और महासागरों में ज्वार भाटा आता है, राइट? सही बताया। और पृथ्वी का घूर्णन वेग लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड है। यहाँ ध्यान देना, एक यूपीएससी ट्रैप समझाता हूँ। पृथ्वी का एक्सिस अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री झुका है। वेट, सच में ये ट्विस्ट तो दिमाग घुमाने वाला है। एग्जाम में कैसे छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां सूरज के चारों ओर का चक्कर दिख रहा है। छठे स्लाइड की इमेज में पृथ्वी 4 अलग-अलग पोजीशंस में सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसे परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें 365.4 दिन लगते हैं। और पृथ्वी के झुकाव और रिवोल्यूशन के कंबाइंड इफेक्ट से ही मौसम बदलते हैं ना? एकदम परफेक्ट। और जब सूरज इक्वेटर पर सीधा चमकता है तो इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तब पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। और सोल्स्टिस तब होता है जब नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूर्य की तरफ मैक्सिमम होता है। और एग्जाम अलर्ट में ये क्लियर किया गया है कि पेरीहेलियन में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और अपेलियन में सबसे दूर। पर दूरी से मौसम नहीं बदलता, बल्कि झुकाव से मौसम तय होते हैं। सही पकड़ा। अब चलते हैं 7वें स्लाइड पर, जहां पृथ्वी के अंदर की बनावट समझाई गई है। यहाँ पृथ्वी का 3D कटा हुआ हिस्सा है, जिसमें गर्म ग्लोइंग कोर और अलग-अलग लेयर्स दिख रही हैं। 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी एक बंजर और बहुत गर्म चट्टानी पिंड थी, है ना? हाँ, और घनत्व बढ़ने के कारण अंदर का तापमान बहुत बढ़ गया। तब डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रोसेस हुई। गर्मी के कारण भारी पदार्थ जैसे लोहा पिघलकर सेंटर में चले गए, जिसे कोर कहते हैं, और हल्के पदार्थ सतह की ओर आ गए, जिससे क्रस्ट, मैंटल और कोर का निर्माण हुआ। एग्जाम अलर्ट में इस पूरी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा गया है। ये कैसा है, जैसे उबलते हुए दूध में मलाई ऊपर आ जाती है? एकदम वैसा ही। ठीक वैसे ही पृथ्वी के हल्के पदार्थ भी ऊपर आ गए थे। अब अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं। जमीन तो बन गई, पर हवा कैसे आई? 8वें स्लाइड में एक ज्वालामुखी ग्लास डोम के अंदर गैस के बबल्स छोड़ रहा है। शुरू में पृथ्वी पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी, जिसे सोलर विंड्स ने उड़ा दिया, जैसा आपने अभी बताया। उसके बाद डी-गैसिंग की प्रोसेस हुई होगी, है ना? हाँ, डी-गैसिंग में पृथ्वी के ठंडे होने के दौरान अंदर से जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस बाहर निकली। और सबसे मजेदार बात कि शुरुआती वायुमंडल में फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। ये ऑक्सीजन का ना होना एग्जाम के लिए बहुत ट्रिकी पॉइंट है। तो ऑक्सीजन आई कहाँ से? लगभग 2.5 से 3 बिलियन साल पहले समुद्री जीवों में फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। बस उसी से ऑक्सीजन बनी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोलर विंड्स का असर आंतरिक ग्रहों पर ज्यादा था, इसलिए प्राथमिक गैसेस उड़ गईं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। गैस के बाद पानी और जीवन कैसे आया? 9वीं स्लाइड की इमेज में भारी बारिश एक गड्ढे में भरकर नीला ग्लोइंग पूल बना रही है, जिसमें माइक्रोब्स हैं। वायुमंडल ठंडा होने से कंडेंसेशन हुआ और भारी बारिश हुई। बारिश का पानी गहरे गड्ढों में भर गया, जिससे लगभग 4000 मिलियन साल पहले महासागर बने। सतह का 2/3 हिस्सा पानी होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और जीवन की शुरुआत 8.100 मिलियन साल पहले महासागरों में हुई थी। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट में क्रोनोलॉजी याद रखना कि पहले ओशन बने और उसके बाद जीवन आया। सोचकर देखिए, लंबे समय तक जीवन सिर्फ पानी तक ही सीमित था, जमीन पर नहीं। अब चलते हैं 10वें स्लाइड पर, हमारे पड़ोसी चंद्रमा की तरफ। 10वीं स्लाइड की इमेज में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक लाइट बीम दिख रही है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसमें सिंक्रोनस रोटेशन होता है, जिसका मतलब है चंद्रमा का अपने एक्सिस पर घूमना और पृथ्वी का चक्कर लगाना, दोनों में लगभग 27 दिन लगते हैं। अच्छा, इसी वजह से हमें हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है ना? हाँ। और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमसे? पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की कलाएं सूर्य के रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण होती हैं। और एग्जाम में ध्यान रखना, इस 27 दिन वाली प्रोसेस को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। अब अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं, जहां ब्रह्मांड के घुमक्कड़ पत्थरों की बात है। 11वें स्लाइड की इमेज में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं और एक चमकता मीटियोर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में गिर रहा है।
एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड हैं जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि मीटेरॉइड्स सूर्य का चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े हैं। और शूटिंग स्टार तब दिखता है जब ये मीटेरॉइड्स वायुमंडल में आते हैं और फ्रिक्शन या घर्षण से जल उठते हैं। सही बताया। एग्जाम अलर्ट में याद रखना कि एस्टेरॉयड बेल्ट आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच एक प्राकृतिक सीमा या बॉर्डर की तरह काम करती हैं। ये बॉर्डर एक कॉस्मिक हाईवे के टोल बूथ की तरह है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 12वें स्लाइड की इमेज में चपटे पृथ्वी और सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे की ओर इशारा कर रहे हैं। ध्रुव तारा या पोल स्टार हमेशा नॉर्थ दिशा में रहता है और इसे सप्तऋषि के संकेतक तारों की सीध में पहचाना जा सकता है। एक और बात, पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, ध्रुवों पर ये थोड़ी चपटी हैं और इस आकार को जियोइड कहा जाता है। तो एग्जाम अलर्ट और यूपीएससी ट्रैप यही है ना कि परीक्षा में पूछा जाए तो गोल पर नहीं बल्कि जियोइड पर टिक करना है। एकदम ध्यान रखना इसका। और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होने के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अब चलते हैं 13वें स्लाइड पर, जो इस पूरे सफर का मास्टर फ्लो चार्ट है। 13वें स्लाइड की इमेज में ग्लोइंग ग्लास स्टेप्स हैं जो एटम से लेकर डीएनए तक का कनेक्शन दिखा रहे हैं। ये फ्लो चार्ट दिमाग में सेट कर लेना। पहला स्टेप है विस्फोट और नेबुला, जहां सिंगल एटम से ब्रह्मांड और तारों का निर्माण हुआ। दूसरा स्टेप है विभेदन, जहां गर्मी से क्रस्ट, मैंटल और कोर बने। तीसरा स्टेप है डी गैसिंग, जहां अंदर की गैस बाहर निकली और वायुमंडल बना। और चौथा स्टेप है जल और जीवन, जहां कंडेंसेशन से बारिश हुई और जीवन आया। एग्जाम के लिए ये टॉपर फ्लो बहुत जरूरी है। अब आखिरी 14वें स्लाइड पर बढ़ते हैं। इस इमेज में एक गोल्डन कॉन्स्टेलेशन डिजाइन में 4 मेन आइकन्स कनेक्टेड हैं, जिसे प्रीमियम गोल्डन कीवर्ड्स कहा गया है। पहला कीवर्ड है बिग बैंग, जिसका सीधा मतलब है विस्तार या एक्सपेंशन। दूसरा है डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब घनत्व के आधार पर लेयर्स का विभाजन। तीसरा है डीगैसिंग, जिसका मतलब गैसेस का निकलना और प्राइमरी एटमॉस्फेयर बनना। और चौथा इक्विनॉक्स, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और दिन रात बराबर होते हैं। इन 4 शब्दों का अर्थ समझना एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कुंजी है। तो आज के वीडियो में हमने ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी पर जीवन आने तक की पूरी साइंटिफिक क्रोनोलॉजी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा। पर जाने से पहले सर, एक सवाल दिमाग में आ रहा है। पूछिए, क्या सवाल है? अगर सोलर विंड्स ने आंतरिक ग्रहों की शुरुआती गैस उड़ा दी थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि जुपिटर और सैटर्न जैसे दूर के ग्रहों में आज भी हमारे शुरुआती ब्रह्मांड के राज छुपे हैं, जो शायद आगे चलकर हमारी समझ को और बदलेंगे? ये सच में सोचने वाला पॉइंट है। उन विशाल ग्रहों के तूफानों में ही शायद हमारी शुरुआती केमिस्ट्री अभी तक सुरक्षित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और नमस्कार।